हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा। वेलकम टू द करिश्मा स्टडी पॉइंट। तो ये जो वीडियो है ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में उनका एक सब्जेक्ट है IB1 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो इग्नू का सब्जेक्ट है। और इस पूरी वीडियो में हम पूरे सिलेबस की जो है एक शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर वाइज जो है इंडेक्स है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन चैप्टर्स में क्या क्या दिया गया है कि एक शॉर्ट समरी में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके 20 चैप्टर है फर्स्ट बुक के। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में मेनली आप ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले हमें बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस में बी डिफाइन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द कंटिन्यूस बेसिस विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल्स, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस अंडरटेक विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ये बिजनेस की आपकी छोटी सी डेफिनेशन है। उसके बाद बिजनेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दो तरह से होता है। उसके आगे यहाँ पे एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, इंटरनली जो इफेक्ट करता है और एक्सटर्नली जो इफेक्ट बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट आगे आपको इसके टाइप दिए गए हैं, डोमेस्टिक, फॉरेन, ग्लोबल। और आपको बुक के ही अंदर एक ही क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस के एनवायरनमेंट, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। आप इसी क्वेश्चन को पूरी तरह से लर्न कर लेंगे तो आपका एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस रेफर टू टोटलिटी ऑफ ऑल फैक्टर, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल विच आर एक्सटर्नली एंड द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज। माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो में कौन कौन से होते हैं? इनपुट, सप्लायर, वर्कर, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडिएट, कंपिटिटर्स, पब्लिक, डायरेक्टली इफेक्ट करने वाले और इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले बिजनेस को। और अगर आप पेपर में पिक्चर से प्रेजेंटेशन देके आते हैं तो आपको और भी ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? जिन पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, इकोनॉमिक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, इन सब में बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। ये सभी बिजनेस पे सेम इफेक्ट डालते। अब नेक्स्ट जो देख लेते हैं, हमारा सेकेंड चैप्टर जो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज क्यों बनाई गई, इसके ऑब्जेक्टिव, पैटर्न ऑफ ट्रेड डिसाइड करने के लिए, पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन लाने के लिए, एफरेंसेस दैट ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन नो ट्रेड। ये इसके थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बनाने के ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें बुक्स में काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मॉडर्न थ्योरी, जिन्हें आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ने की ज़रूरत है और बाकी सबको आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। अब ये यहाँ पे है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम किस किस तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो है आगे हमारा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूरे चैप्टर में जो भी है उसकी एक तरह से यहाँ पे समरी है। पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और ये डिसइक्विलिब्रियम में कब आता है। उसके बाद उसके कौन कौन से फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को डिफाइन किया गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, और आगे उनके जो है मेथड ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम, कि डिसइक्विलिब्रियम को किस तरह से ठीक किया जाता है। ये उसके 5 मेजर्स हैं, यहाँ पे उन्हें पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट लास्ट। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, चैप्टर नंबर 4। तो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी में सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी का मीनिंग आपको बताना। तो ये किसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ट्रेड पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ए कंट्री विद रेफरेंस टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इस चैप्टर में आपको मेनली जो है इसके बैरियर्स बताने हैं कि ट्रेड बैरियर्स कितनी तरह के होते हैं, टैरिफ बैरियर एंड नॉन
तो मेन आपको यहाँ पे ये फर्स्ट पेज पे मिल रहा है टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। और इसी चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में से ये क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन, ये क्वेश्चन काफी बार जो है लास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। आगे जो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों ही पॉइंट प्रीवियस ईयर्स के पेपर में रिपीट हुए हैं। सिक्स चैप्टर है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस तरह की होती है? एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको यही एक्सप्लेन करना है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की नीड क्या हुई और ये किस किस तरह की होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। एडवांटेज ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्री, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ एफडीआई। अब इन दोनों में डिफरेंस एफडीआई में और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये रहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। आप इसे इसी तरह टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब 7th चैप्टर है हमारा ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, टीएनसी। आप इस सभी ने एमएनसी का नाम तो सुना होगा, ये भी कुछ इसी तरह से है, पर इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अब हम इसकी डेफिनेशन जो है देख लेते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इज एन एंटरप्राइजेज दैट इज इन्वॉल्व विद द इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इनकम एंड द असेट्स मैनेजमेंट इन मोर देन वन कंट्री। It set up factories in developing country as land and labor are cheap there. ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन की बहुत सारी कंट्रीज में जो है उनकी मैन्युफैक्चर होती है, वो ज़्यादातर अपनी फैक्ट्रीज उन्हीं कंट्रीज में खोलते हैं जहाँ पे लैंड लेबर जो उन्हें चीप रेट पे मिल सके। अब इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं? लार्ज इन साइज, इंटरनेशनल ऑपरेशन, सेंट्रलाइज कंट्रोल, ओलिगोपोली पावर, प्रोफेशनल मैनेजर, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ये सभी जो इनके फीचर्स होते हैं कि साइज में बड़ी होती है, इंटरनेशनल इनका ऑपरेशन होता है, एक ही जगह से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। इन पे इनका बड़ा साइज होने के कारण, इनका लार्ज साइज होने के कारण इनकी मार्केट में ओलिगोपोली पावर बन जाती है। प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं इनके पास। तो ये इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। टीएनसी के आने पे क्या क्या हमारे यहाँ पे चेंजेस हुए, उनकी एडवांटेज क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुई, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की इम्प्रूव हुई, फॉरेन करेंसी यहाँ पे आई, ग्रोथ ऑफ लोकल एंटरप्राइजेस की ग्रोथ हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, मैनेजर्स के रेवोल्यूशन में चेंज आया, वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, हेल्थी कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है 8 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रेफर टू ट्रांसफर ऑफ फिजिकल गुड, कैपिटल गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रेडेड नॉलेज, वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और एस्टैब्लिश सर्विस फ्रॉम वन एजेंसी टू अदर एजेंसी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द पेटेंटेड नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम। इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग फर्म्स लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री। एक कंट्री ने अपने यहाँ कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है तो वो दूसरी जगह उस टेक्नोलॉजी को यानी कि अपनी मशीन को देना या उनको उसको टेक्नोलॉजी को बनाने के तरीके को बताना, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होता है। तो इस चैप्टर में से आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आप इसे ही प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए। आगे आपका जो 9th चैप्टर है वर्ल्ड ट्रेड। तो इसमें आगे सबसे पहले डिफाइन किया गया कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसने एंटायर वर्ल्ड को एक विलेज की तरह चेंज कर दिया। हम इंटरनेट के थ्रू किसी से बात कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह में हमारे लिए अब कोई भी बैरियर्स नहीं रह गए। इस तरह से एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ
ट्रेड करने के लिए कोई तो बीच में म्यूचुअल चीज़ होनी चाहिए जो उनके डिस्प्यूट सेटल करवा सके या उनकी ट्रेड को कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सके, इसलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड का एस्टेब्लिश किया गया। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड जो है हुआ। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, 10th चैप्टर। अब सबसे पहले आपको बताया गया है GAAP गैट और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसके बारे में बताया गया है। Multilateral trading system refer to the system that governs the trading among various countries। तो GATT इसका फॉर्मेशन क्यों की गई, ये आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर कंडक्ट ऑफ ट्रेड, टू रिड्यूस एंड प्रोग्रेसिव एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स डिस्क्रिमिनेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, टू रिसॉल्व डिसएग्रीमेंट थ्रू, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स, ये सब जो भी गेट के वक्त थे। और आगे आपकी आ गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस है GATT और WTO में। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट 11th चैप्टर है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग मीन्स कुछ कंट्रीज आपस में मिलके ग्रुप बना लेती हैं कि किस तरह से हमने ट्रेड करना है। तो जो कंट्रीज आपस में ग्रुप में आ जाती है वो एक दूसरे को उनके ऊपर ट्रेड बैरियर्स छोड़ देती हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम कर देती हैं, टैक्स ड्यूटीज कम कर देती हैं, फ्री ट्रेड को प्रमोट करती हैं। प्रोफेशनली उन्हें सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि आपसे पहले हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो होती है रीजनल ग्रुपिंग में, इकोनॉमिक ग्रुपिंग होने के बाद जो है आपस में कंट्री एक दूसरे को करती हैं। और जो कंट्री उनका मेंबर नहीं होती उनके लिए काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो यही इस चैप्टर में जो आपको एक्सप्लेन किया गया है। इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स, चैप्टर नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इवेल्युएट द रोल ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट इन स्टेबलाइजिंग द प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। तो आपके इसी क्वेश्चन में जो इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी का पूरा चैप्टर जो है एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्या होता है इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अगर हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना है तो हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम किस तरह से फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है उसके बारे में बताया गया है। IMF सबसे पहला ये IMF द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो इसके ऑब्जेक्टिव इसे क्यों बनाया गया है तो ये सारा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आगे इनके ऑब्जेक्टिव ही जो हैं एक्सप्लेन करके दिए गए हैं। फंक्शंस, इसका स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड, चैप्टर नंबर 14। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से किए जा सकते हैं। एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ, इन दोनों को जोड़ के जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट ये नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट की हमें डेफिनेशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज में जब एक दूसरे पर ऑब्लिगेशंस लगाने के लिए कोई चीज़ की जाए तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये आपको सेम वही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होनी चाहिए? टू पार्टीज, दो पार्टीज होंगी तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। गुड्स होगी, कोई चीज बेचने के लिए होगी तभी उसके उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक पर्सन दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। आपस में प्राइस डिसाइड होना चाहिए और उन दोनों की तरफ से उनकी राजी होने चाहिए वो अपने आप को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए, तो उसके बाद ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माना जाएगा। आपका ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इक्वल है प्रपोजल पर प्लस एक्सेप्टेंस, और कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। अब जो चैप्टर नंबर 15 है, द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस में एक पार्टी जो है वो इंडिया की है, दूसरी किसी फॉरेन कंट्री की है, तो दोनों ही तरफ के रूल्स अलग अलग है। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर अलग अलग कंट्री में रहते हैं, तो जब वो अपनी गुड्स को आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस रूल एंड रेगुलेशन को लेके अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज को लेकर जो है उन लोगों में डिस्प्यूट हो सकते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही जो हमें किसी एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए आपस में एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, एक दूसरे की सहमति ले लेनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी लॉ को वो अप्लाई करते हैं इंडिया के या फॉरेन के जहां भी वो रहते हैं, तो उस लॉ को प्रॉपर लॉ कहते हैं। जिसका क्लोज रिलेशन होता है गुड्स के साथ, उसी के कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। पर फिर भी अगर वो दोनों ही इस तरह की किसी बात पे एग्री ना हो, तो जिस बात पे वो एग्री होंगे, जिस रूल एंड रेगुलेशन पे वो एग्री होंगे, उसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उनकी गुड्स आपस में एक्सचेंज होंगी, जो कि प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाए। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, चैप्टर नंबर 16। तो इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हुए आपस में किसी तरह का डिस्प्यूट यानी कि अगर लड़ाई हो जाती है तो उसका क्या क्या हम आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया कि किस किस वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं। नॉन सप्लाई और शॉर्ट सप्लाई ऑफ डिले सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट और डिस्काउंटेड एंड कमीशन बाय द सेलर, नॉन रिमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड बाय द बायर, difference in interpretation of clauses in the agreement, differentiate in the interpretation of quality standard, difference due to language problem, commercial practice etc। ये 6 कारण दिए गए हैं जिनके कारण डिस्प्यूट हो सकता है। और भी काफी रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आपस में दोनों तरफ की कंपनीज हैं, जो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर पर्सन हैं, उनका आपस में डिस्प्यूट हो सके। तो इन डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट के लिए 3 तरह के जो तरीके हैं ये फॉलो किए जाते हैं। लिटिगेशन, कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। लिटिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों तरह की जो पार्टीज होती हैं वो कोर्ट में जाके एक दूसरे पे केस कर देती है। लिटिगेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, और दोनों के लिए सेटिस्फाइड मीन अगर ना हो पाया तो वो लोगों का डिस्प्यूट जो है वो सेटल नहीं हो पाएगा। कंसिलेशन में जो है आपका डिस्प्यूट सेटल जो है गुड्स ऑफिसर की तरफ से ही कर दिया। और आर्बिट्रेशन एक ऐसा डिस्प्यूट सेटल करने का तरीका है जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी को जो है अपनी तरफ से उसे अपॉइंट करते हैं ताकि वो जो आपका डिस्प्यूट सेटल करवा सके। तो इसके जो का है काफी ये पॉपुलर तरीका है। लिटिगेशन, कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन ही सबसे बेस्ट तरीका है डिस्प्यूट सेटलमेंट का। ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं फॉलो करता, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। इसमें आपकी जो कंपनी की सेटलमेंट होती है वो सीक्रेट तरीके से होती है, तो आपकी किसी भी तरह से गुडविल को हार्मफुल नहीं होती। अब अगला हमारा चैप्टर है 17, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रेड करने से, तो ये कुछ चीज़ें दी गई है जिसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड एंड hazardous वाटर, वाटर पॉल्यूशन, फिश वाटर, फ्रेश वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, डिफोरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनलार्जमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कौन कौन से इश्यूज हैं और आगे इनको किस तरह से रिसॉल्व किया जाए, ये क्वेश्चन आपका है।
चैप्टर नंबर 18 इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विस। तो जिस तरह से गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं, इस तरह से जो है अब सर्विसेज भी हम इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं। किसी और कंट्री की सर्विसेज हम अवेल कर सकते हैं और हमारी कोई और कंट्री। तो इसी को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि रोल ऑफ ट्रेड इन सर्विस। तो आपको सबसे पहले ये इसकी इंट्रोडक्शन जो है ये पढ़नी पड़ेगी। रोल ऑफ ट्रेड इन सर्विस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। अब जब दो फर्म्स आपस में काम कर रही है इंटरनेशनली, एक इम्पोर्टर किसी और कंट्री का है, एक्सपोर्टर किसी और कंट्री का है, तो उन्हें आपस में किस किस तरह के एथिक्स यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपस में फॉलो करने पड़ेंगे। ये वो चीज़ें दी गई हैं। फीचर्स, लेवल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल। ये आप डायग्राम बना सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 20 लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये तो आप सभी को ही पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। आज का टाइम में इंटरनेट से सब कुछ पॉसिबल हो चुका है, तो आपस में ट्रांजैक्शन किस तरह से जो है इंटरनेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ पॉसिबल हुई है। तो ये सब आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि ई कॉमर्स क्या होता है। ये आपको ई कॉमर्स बताया गया है। बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज रेफर टू एन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड मशीन प्रोसेस फॉर्मेट। किसी एक फॉर्मेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के तौर पे आपको फिजिकल जाकर उनको किसी चीज़ पे डेटा किसी पेज पे लिखकर दे के नहीं आना। आप इलेक्ट्रॉनिक एक चीज़ से एक कंप्यूटर के सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आगे ये बताया गया है। एडवांटेजेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉर कोडिंग। EDA ensure the assurance of transaction. EDA reduce the time and cost of transaction. EDA helps company to lower their inventory cost. EDA facilitate making of large number of regular transaction. तो ये आपको EDA के बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ये लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।